नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। मैं हूं मोनालिसा। हमारे देश में अधिकतर ऐसी खेती की जाती है जो खुले वातावरण में होती है और उसका प्रतिकूल असर पड़ता है सब्जी की उत्पादकता पर, इसकी गुणवत्ता पर। ऐसे में इस प्रतिकूल जो असर पड़ता है उसके कई कारक होते हैं, जैविक या अजैविक। इन कारकों से बचाव का एक कारगर उपाय है संरक्षित खेती। और आज विचार विमर्श में हम बात करेंगे संरक्षित खेती की। हमारे साथ यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए मैं आपका परिचय इनसे करा दूं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीलम पटेल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नीलम जी, आपसे हम जानेंगे इस कार्यक्रम में कि संरक्षित खेती का मतलब हम क्या समझे और इसके क्या फ़ायदे किसानों को हैं। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मुर्तज़ा हसन। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनसे भी हम जानेंगे कि क्या फ़ायदे हैं किसानों को संरक्षित खेती करने के, किस तरह की विधियाँ हैं जिसे अपना सकते हैं किसान। डॉक्टर प्रवीण सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी हम इनके फ़ायदों के बारे में जानेंगे और किस तरह की सावधानियाँ हैं जिसे बरतनी चाहिए किसानों को, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। नीलम जी, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी और समझना चाहूँगी कि क्या है संरक्षित खेती। देखिए, अगर आप हमारे देश की कृषि को समझना चाहें तो हमारे इतने साल में जो हमारे देश में तरक्की हुई है, उस सारी तरक्की के बाद भी लगभग हमारी जो आधी भूमि है वो अभी तक असिंचित है और सिर्फ हमारे पास सिंचाई का जल जो उपलब्ध है वो सिर्फ हमारी आधी भूमि को ही सिंचित कर पाता है। दूसरा है, हमारे देश में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे पास जो खेती योग्य भूमि है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है और इस जो चैलेंजेज हैं हमारे किसानों के सामने वो ये हैं कि ये जो कम भूमि हो रही है और इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सब के होते हुए भी वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी या खेती है वो कैसे करें कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसकी मांग को पूरी करें और दूसरी बात उनका जो रोजगार है या जो उनकी आय के साधन है वो भी बढ़े। तो आपको समझना पड़ेगा संरक्षित खेती इस मार्ग में एक बहुत अहम कदम है। और संरक्षित खेती को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, खेती की वो तकनीक है जिसमें हम पौधों के पास या फसल के पास में ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जो उनकी बढ़वार के लिए आवश्यक हो, जो कि हमारे परंपरागत खेती करने में संभव नहीं हो पाता है। तो हमारे किसान भाई इस संरक्षित खेती में वातावरण को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पौधे के अनुसार। और इस चेंज वातावरण में वो बेमौसम वर्ष भर सब्जी और फूलों का उत्पादन कर पाना उनके लिए संभव होता है। जी, तो इन फायदों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हसन साहब हमें ये समझाएं कि खुले वातावरण में जब किसान खेती करते हैं तो किस तरह के खतरे होते हैं जो सब्जियों की या दूसरे फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। आजकल के युग में जो खेती होती है ख़ास करके खुले खेत में, तो वो किसान को दो तरह के स्ट्रेस जो होती हैं वो मैंने बताया, जैसे जैविक स्ट्रेस और अजैविक स्ट्रेस है। और ये पूरे देश में हर जगह पर अलग अलग डायमेंशन में उपलब्ध है। और ये जो स्ट्रेस हैं, जैविक स्ट्रेस में तरह तरह की बीमारी जैसे हम आजकल देख रहे हैं मनुष्य में है, उसी तरह से कई तरह की बीमारी जो है वो पौधे में भी पानी लेने लगी है। और इन बीमारियों के वजह से हमारे पौध पर काफ़ी उनके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है और उसके लिए काफ़ी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरी जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो मुख्य स्ट्रेस है, जिसे कि हम एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें कि बढ़ता तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी और सडनली बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर किसान को, हमारे फसल को ये डैमेज कर रही है। तो इन परिस्थितियों में जो ग्रीन हाउस संरक्षित खेती है वो काफ़ी मददगार होती है। और इस तरह की खेती में जो एक विशेष तरह की संरचना होती है उसके अंदर किसान सालों भर स्वस्थ पौध का उत्पादन कर सकता है। तो ये फायदे होती है ग्रीन हाउस खेती। प्रवीण जी, आप इस समस्या को जरा हमें समझाएं कि ये कितनी गंभीर समस्या है जो इस तरह के खतरे होते हैं जैविक और अजैविक कारकों की वजह से, इससे कितना नुकसान किसानों को होता है। देखिए, जैसा कि डॉक्टर हसन ने बताया कि जैविक और अजैविक दो तरह के जो प्रकोप होते हैं। तो जैविक में जैसे कि हमारे चाहे कीट हैं, बीमारियां हैं, और अजैविक में कि तापमान का बढ़ जाना है, तापमान का कम हो जाना है, बारिश का ना होना है, सूखा पड़ जाना है या बहुत ज़्यादा बारिश का होना है। तो जैसे कि अगर बाहर खुले खेतों में फसल लगी हुई है और एकदम से कोई बीमारी आ जाती है तो जिसे तो पूरी फसल आपकी जो है वो नष्ट हो जाती है।
क्योंकि या फिर ठंडक का मौसम है, रात को पाला पड़ गया, दिन में पूरी फसल ठीक ठाक थी, सुरक्षित थी, और अगले दिन आप देखते हैं कि पूरी फसल जो है वो ख़त्म हो गई है। या फिर एकदम से तापमान, लू बहुत तेज़ चल रही है, तो उस समय क्या होगा कि जो पुष्प है, पुष्प फूल एक तो कम होगा, अगर होगा भी तो फिर फल सेट नहीं होगा, तो फल नहीं होगा तो उपज कम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं जो खुले खेत में। जी, तो नीलम जी, संरक्षित खेती के ज़रिए क्या ये संभव है कि तापमान है या आर्द्रता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इससे फसलों को बचाया जा सके, इसे अपने नियंत्रण में लिया जा सके? जी, संरक्षण देना मतलब पौधे को वो चीज़ देना जो उसको आवश्यक है। जी, तो आप इसमें सबसे पहले आता है कि जो तापमान है वो अनुकूल होना चाहिए, पौधे के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा है आर्द्रता, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ना वो तो बहुत कम होनी चाहिए, ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपको तीसरा है कि जो अंदर आपकी जो सूर्य की रोशनी है वो भी आपकी अंदर पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक होती है, तो वो भी अंदर जानी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को आप संरक्षित खेती में जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे कि पॉली हाउस में है तो ऊपर एक हमारी जो पॉलीथीन कवर है, और जो सेट नेट है उसमें सेट जो नेट है, और ऐसे इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में जो इंसेक्ट प्रूफ नेट है, इन सब को अगर आप प्रयोग करेंगे तो इनके प्रयोग करने से आपका जो अंदर का वातावरण है आप उसको बदलाव ला पाते हैं। और वो जो बदला हुआ वातावरण है वो इस तरह का होता है कि आपके जो पौधे हैं जो बाहर नहीं हो पाते हैं उनको इन स्ट्रक्चर्स के अंदर उगा पाना संभव होता है। जी बिल्कुल। हसन साहब, ये तो हुआ कि ये बात हुई इस बात की कि अगर तापमान बहुत ज़्यादा है या फिर रोग से बचाव हो जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन उत्पादकता पर किस तरह का असर पड़ता है अगर संरक्षित खेती करते हैं तो? देखिए, संरक्षित खेती में जैसा कि बताया गया कि एक विशेष तरह की संरचना होती है जिसे हम मुख्यतः ग्रीन हाउस कहते हैं। इसका अलग सिनोनिम भी है, इसे हम नेट हाउस, शेड नेट हाउस, बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके अंदर वर्ष भर हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो दो चीज़ होती है किसान के नज़र से कि किसान को फसल का उत्पादन, देन उत्पादकता और गुणवत्ता वाली उत्पादकता, ये तीनों चीज़ हम लोगों ने पाया है कि बहुत सारी जो ग्रीन हाउस के अंदर में लेने वाली ख़ास करके सब्ज़ी है, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है और खीरा है, और भी बहुत तरह की सब्ज़ी है जिसके बारे में हमारे डॉक्टर प्रवीण साहब बात करेंगे डिटेल से। लेकिन इन सभी में ये पाया गया कि इनमें उत्पादन, उत्पादकता और इसकी जो गुणवत्ता है, ये सभी जो किसान के नज़रिए ज़रूरी है, ये सभी बढ़ती है। और ये जो बढ़ने का रेंज है ये अलग अलग फसलों में अलग अलग है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि हमने पाया है कि टमाटर के फसल में जो फसल जल उत्पादकता है, जब हम बहुत किसान खुले खेत में करता है, अगर बहुत अच्छा किसान भी कर सकता है टमाटर की खेती, तो फसल जल उत्पादकता हमने पाया कि वो लगभग 18 से 20 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर ऑफ जल पाया गया। यही चीज़ अगर हम किसान जब ग्रीन हाउस के अंदर करता है तो ये 18-20 का स्ट्रक्चर बढ़ के लगभग 70 से 80 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो जाता है। तो आप सोच सकती हैं कि प्रति किलोग्राम टमाटर का उत्पादन और प्रति 1000 लीटर वाटर, तो उत्पादकता लगभग यहाँ पर 4 गुनी बढ़ गई। उसी तरह से बहुत सारे मापदंड हैं जिससे हम लोगों ने ये भी पाया है कि फसल की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होती है, तो इससे किसान को ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल। प्रवीण जी, तो विस्तार से हमें बताइए, जैसे टमाटर का उदाहरण इन्होंने दिया, और कौन सी फसलें हैं जिनका जिनकी खेती की जा सकती है संरक्षित खेती के दौरान? संरक्षित खेती में हम मुख्यतः जो पॉली हाउस के अंदर तो मुख्यतः करते हैं वो टमाटर हैं, चाहे वो हमारा सामान्य टमाटर है या चेरी टमाटर है। दूसरा शिमला मिर्च या उसमें जो रंगीन शिमला मिर्च है उसकी खेती करते हैं। तीसरा हम टमाटर की इसकी खीरे की खेती करते हैं। तो टमाटर और शिमला मिर्च की खेती तो आप एक बार लगाते हैं तो वो करीब 9 महीने 10 महीने तक फसल चलती रहती है। लेकिन जो आप इसकी खीरे की खेती करते हैं तो कि खीरे की फसल 3-3.5 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो खीरे की हम 3 फसलें ले लेते हैं। अच्छा। तो अगर आप ओपन फील्ड से कंपेयर करें तो जो उत्पादकता है वो कई गुना बढ़ जाती है। जी। बाहर क्योंकि आप साल भर खीरे की खेती नहीं कर सकते, आप साल भर टमाटर की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि टमाटर भी अगर आप ओपन फील्ड में लगाएंगे तो वो 3-4 महीने चलेगा। लेकिन हमारा अंदर जो टमाटर है वो करीब 10 महीने 9-10 महीने की फसल हो जाती है। शिमला मिर्च की ऐसे 9-10 महीने की। तो अगर आप देखें ओवरऑल तो हमारी 60 से 70 टन प्रति एकड़ जो उपज होती है वो खीरा और टमाटर में से मिल जाती है।
लेकिन जो अगर शिमला मिर्च में देखें तो वो 30 से 40 टन के आसपास प्रति 1000 स्क्वायर मीटर, जो 1000 स्क्वायर मीटर में हम लगाते हैं, तो उतनी उपज हमें इससे मिल जाती है। बिल्कुल, यानी कि अच्छी उपज मिलती है तो जाहिर है उससे लाभ भी ज़्यादा किसानों को होगा। नीलम जी, यहाँ पर आप हमें ये बताएं कि किस तरह के किसान हैं जो इस तरह की खेती को अपना सकते हैं, जिनके लिए बेहतर होगा कि अगर वो संरक्षित खेती करें। देखिए, इसमें जो किसान हमारे, वो सारे किसान अपना सकते हैं जिनके पास एक तो ज़मीनें छोटी हैं, और छोटी ज़मीन में ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो ज़मीन का जोत का आकार है वो दिनों दिन घटता जा रहा है जी। और जोत इतनी छोटी हो गई है कि उससे एक परिवार का आजकल भरण पोषण नहीं हो पाता है। और आप देख रहे हैं इसी के चक्कर में लोग शहरों की तरफ कुछ काम की तलाश में आ रहे हैं जी। तो अगर किसान हमारे, कोई भी किसान हो जो थोड़ा सा इसका ज्ञान ले और थोड़ी सी वो ट्रेनिंग हासिल कर ले, तो इसमें जो बहुत छोटा, जैसे अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि 1000 वर्ग मीटर, आप गांव में जाइएगा तो 1000 वर्ग मीटर तो जो गांव में घेर होता है जहाँ जानवर बनते हैं वो ज़मीन ऐसे खाली पड़ी रहती है जी। लेकिन उस 1000 वर्ग मीटर में ही किसान अगर हमारा पॉली हाउस से या संरक्षित खेती करना शुरू करें, वो पॉली हाउस बनाएं चाहे शेड नेट बनाएं, जो उनको संभव हो बनाएं, तो एक परिवार का इतनी आमदनी हो जाएगी, एक परिवार का भरण पोषण उससे शुरू हो जाएगा। जी। क्या मिट्टी की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, या फिर उससे भी संरक्षित खेती की जा सकती है अगर गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है तो? देखिए, ऐसा है कि जो मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है इसका जांचना बहुत आवश्यक है। और आपने देखा है कि इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो जारी किया है उसको इसी में ध्यान में रखते हुए किया है कि जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा टेस्ट होता है तभी हमें दवा मिलती है। इसी तरह भी अब मिट्टी को देख करके जांचना कि ये उसके लिए ये संरक्षित खेती या ओपन खेती के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, इसमें संभव है तो कितना संभव है। इसके लिए किसान भाइयों से बस एक ही आग्रह है कि आप इन तकनीकों पे जाने से पहले अपनी मृदा की और पानी दोनों की जांच कराएं और उसकी जांच के आधार पर अगर आपके पास कोई केवीके है या कोई अपनी यूनिवर्सिटी है या आईसीआर का कोई हमारा संस्थान है, आप जाके उनसे सलाह लेकर के या राज्य सरकार के भी ऑफिसर से सलाह लेकर के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिट्टी खराब है तो खेती नहीं हो सकती है, मिट्टी खराब है तो खेती हो सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसकी जाँच करा लेना बेहद आवश्यक है। और इसके अलावा जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं कि जो संरक्षित खेती है उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यावसायिक लाभ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्पादकता उसमें अच्छी हो जाती है और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो कैसे कर सकते हैं आप संरक्षित खेती, क्या विधियां हैं, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज हम चर्चा कर रहे हैं संरक्षित खेती के बारे में, और क्या कुछ विधियां हैं संरक्षित खेती की, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से संरक्षित खेती की जाती है, कैसे उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, पौध तैयार की जाती है। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। संरक्षित खेती की देखिए अगर बात कही जाए तो हम कह सकते हैं संरक्षित खेती यानी सावधानी वाली खेती। ये हम यहाँ जानेंगे। अनिल जी हमारे साथ हैं, तकनीकी अधिकारी हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, संरक्षित खेती की अगर हम बात करते हैं, किस तरह की सावधानी इस खेती में रखनी होती है, क्योंकि इसके परिणाम जो हैं वो हम देखते हैं कि उपज अच्छी आती है इसमें। संरक्षित खेती एक नवीन तकनीकी है जिसके माध्यम से हम पौधों की मांग के अनुसार एक सूक्ष्म वातावरण क्रिएट करते हैं जिससे प्लांट अच्छे से अच्छे ग्रो कर सके। और इस खेती को अपनाने के लिए या तो बाज़ार या शहरी के आसपास के किसानों के लिए अच्छी खेती है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उत्पादन होता है और अच्छी गुणवत्ता के फल हमको मिल जाते हैं, फल और सब्जियां मिल जाती हैं। बिल्कुल, वर्ष भर देखिए उत्पादन होता है। और इस वक्त भी आप देख पाएंगे, ये जो मेरे ख्याल से यहाँ पौधा आप देख पा रहे हैं, बेल एक देख पा रहे हैं, ये खीरा यहाँ लगा हुआ है। और इसकी देखिए यहाँ आप देख भी सकते हैं किस तरीके से एक ये आप देख पा रहे हैं छोटा सा फल। आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की सावधानी रखी जाती है और ये कौन सी किस्म है, अगर आप हमें बता पाएँ। ये बीज रहित खीरा है जो हम पॉली हाउस में उगाते हैं
और इसके लिए हमको सबसे पहले नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले प्रिकॉशन देते हैं कि नर्सरी तैयार हो। जितना अच्छा हेल्दी नर्सरी तैयार होता है उतना अच्छा प्लांट तैयार होता है। ये बीज रहित खीरा जो हम उगाते हैं, इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और ये बीज रहित रहता है। कई बार गर्मी जो बाहर खीरा मिलता है उसको कई बार छीलना पड़ता है, तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको छीलना नहीं पड़ता है और इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। और जो पोषक तत्वों की है, वो जो खीरा बाहर मिलता है गर्मियों में, ओनली गर्मियों में अवेलेबल होता है, तो उसमें पोषक तत्व उसकी अपेक्षा इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये आप साल में 3 बार इस फसल को आप उगा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो नर्सरी है वो तैयार की जाती है। खीरे की बात की जाए, टमाटर की बात की जाए, वो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। हमारे साथ एक और जो तकनीकी अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। अजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ अजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, नर्सरी की अगर बात कही जाती है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप अगर आगे आ जाएँ, आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि नर्सरी कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी भी फसल के लिए। देखिए, किसी भी फसल को उगाने के लिए जो पौध है वो एक कुंजी है उसकी। जितनी स्वस्थ पौध होगी उतनी अच्छी हमारी फसल भी होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम पौध उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो, रोग रहित हो, उसमें किसी प्रकार के कीड़े वगैरह ना लगे हुए। बिल्कुल, स्वस्थ पौध की आपने बात कही है यहाँ पर, लेकिन ये स्वस्थ पौध जो है ये कैसे हमें मिल पाएगी, ये आपसे हम जानना चाह रहे हैं। एक अच्छी नर्सरी कैसे हम तैयार कर सकते हैं? जी, यहाँ देखिए जो अजीत जी हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अलग अलग सामान है वो यहाँ पर है, और हम चाहेंगे आप भी इसको देख पाएँ किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है। जी, नर्सरी तैयार करने के लिए हम यहाँ पर प्रो ट्रे यूज़ करते हैं जी, और इसमें हम बिना मिट्टी के हम पौध उगाते हैं। पहला हमारा एलिमेंट है कोकोपीट, सेकंड एलिमेंट है वर्मिकुलाइट, थर्ड है परलाइट। जी, 3 भाग कोकोपीट मिलाया जाता है, 1 भाग वर्मिकुलाइट, 1 भाग परलाइट, तीनों को मिला के मिश्रण बना लेते हैं। 3 भागों की बात कही जाती है। आप देख सकते हैं ये जो पहले हमें यहाँ बताया गया जानकारी इसमें में। आपको एक सावधानी रखनी है। 3 भाग जो हम बताते हैं, ये अनुपात जो है आकार के हिसाब से होता है, ना कि वजन के हिसाब से। वजन तोलना नहीं है आपको। जो भी आप एक गमला वगैरह या बाल्टी कुछ लेते हैं तो उसका जो अनुपात रहेगा वो आकार के हिसाब से होगा, ना कि वजन के हिसाब आकार के हिसाब से 3 भाग देखिए हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मिश्रण जो है वो अभी फ़िलहाल तैयार किया जा रहा है। 3 चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको अब मिश्रित किया जाएगा और उसके बाद किस तरीके से देखिए इसको अब यहाँ मिलाया जा रहा है, जिससे पूरा जो मिश्रण है वो अच्छे से तैयार किया जा सके। और यहाँ आपने देखा किस तरीके से जो मिश्रण तैयार हुआ, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे इसमें किस तरह के जो पोषक तत्व हैं वो इसमें मौजूद हैं, और मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हैं? पोषक तत्व नहीं होते हैं इसमें। जो हमारा कोकोपीट है वो तो हमारा बेस मटेरियल एक तरह से, और वर्मिकुलाइट जो है ये हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो जड़ों के लिए पानी की आवश्यकता रहती है तो पानी को अंदर अपना सोख के रखता है। और जो आपका परलाइट है वो उसके जड़ों के पास भुरभुरापन रखने के लिए या पोरोसिटी रखने के लिए प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, जो पहले आप यहाँ ट्रे देख पा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं उसको नारियल का चूरा यहाँ कह सकते हैं किसानों की भाषा में, और इसके पास ही आप जो दूसरी ट्रे हैं वो आप देख पा रहे हैं, उसके ज़रिए पानी की जो मात्रा है उसकी आप बचत कर सकते हैं। 3 तरह के जो मिश्रण हैं वो यहाँ तैयार किए जा रहे हैं लगातार, और उसके बाद अब ये जो मिश्रण है देखिए इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो भी आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा जी आप हमें बताएं। मिश्रण तैयार करने के बाद में हम इसको भर लेते हैं। भरिए आपसे के लाल में। बिल्कुल, भरने के बाद इसको बराबर कर लेंगे एक तरह से। पूरी तरीके से उसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक समतल, हम कह सकते हैं समतल किया गया है मिश्रण से। और अब ये देखिए सारे जो खाने अभी तक आपको खाली दिख रहे थे मिश्रण से पूरी तरह भर चुके हैं, और यही एक पहली प्रक्रिया हम मान सकते हैं जब नर्सरी तैयार की जाती है। हम चाहेंगे अजीत जी आप हमें आगे बताएं कि अब ये जो प्रक्रिया है इसमें आप क्या करेंगे? दूसरा स्टेप इसमें रहता है, हम जो बीज लगाएंगे वो बीज उपचारित है कि नहीं। या तो बीज उपचारित आता है, और अगर नहीं आता है तो हम उस बीज को पहले सबसे उपचारित करेंगे। उपचारित करने के लिए ये कैप्टान है, डस्ट होती है वर्म, इसको ये इसकी 2 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के लिए काफ़ी रहती है। बिल्कुल, तो कैप्टन जो है उससे बीज उपचारित किया जाता है। लगा के दिखाएंगे। ये आपका रिज गार्ड है, जो धारीदार तोरई होती है उसका बीज हम आपको लगा के दिखाएंगे। सबसे पहले एक ट्रे में हम बीज इस तरह से ले लेंगे और इसमें लगभग 1 चुटकी कैप्टान पाउडर हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इस तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे, जिससे एक पाउडर की
लेयर इन बीजों के चारों तरफ लग जाए। इससे क्या होगा, जो भी हमारे मृदा जनित रोग हैं वो इसमें नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो बीज उपचारित जो है वो यहाँ हो चुका है हमारा। जी, बीज उपचारित अब हो चुका है। जी। अब हम किस तरह से लगाते हैं वो एक आपको दिखाया जाएगा। देखिए, लगाने की विधि जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अब हमारे दर्शक भी देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो बीज है इसको लगाया जा रहा है। पहले जो हमारे खाने भरे हुए थे इसमें हम एक एक उंगली से थोड़ा सा छेद कर देते हैं, जी। जिससे कि बीज इसके अंदर समा जाए, और एक एक बीज इसके अंदर हम बुआई करेंगे। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बीज है पूरी सावधानी पूर्वक इसमें डाला जा रहा है, जिससे हमारी जो उपज है अच्छी हो सके, एक अच्छी जो नर्सरी है वो तैयार हो सके। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। और इसके बाद अगर हम यहाँ अजीत जी बात करें आपसे, जब नर्सरी तैयार होती है उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया हमारी है उसको हम क्या मानेंगे? जी। बीज जब हमारी बुआई हो जाती है तो उसमें उसके ऊपर हम वर्मिकुलाइट की एक परत से इसको ढक देते हैं। इसको ढको सिकेला। तो यहाँ देखिए जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम बता रहे हैं किस तरीके से जब बीज इसके अंदर डाल दिया गया है और उसके बाद फिर ये जो डाला जा रहा है जिससे पानी की बचत जो है हमारी हो सके, वर्मिकुलाइट यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है, जिसके बाद पूरी सतह को यहाँ अजीत जी हमें लगातार बता रहे हैं, इससे पानी की जो बचत है वो होती है, पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ करता हूँ, किस तरीके से छिद्र आपको थोड़े से नज़र आएंगे। और इसके बाद अब देखिए इसमें पानी डाला जा रहा है, जिससे एक नमी जो है, नमी की मात्रा इसमें रहे और एक अच्छी पैदावार जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सब चीज़ संतुलित मात्रा में, नियंत्रण तरीके से, और शायद यही एक पहचान है अजीत जी। अगर हम बात करते हैं संरक्षित खेती की, सारा जो यहाँ पर प्रक्रिया है सावधानी से की जाती है और हर चीज़ का बाकायदा ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। देखिए, इसको हम सिंचाई करने के पश्चात हम एक खाली ट्रे से इसको ढक देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए खाली ट्रे जो है ये हमारे पास आ चुकी है और इसको अब यहाँ ढक दिया गया है। जी। इसको हम लगभग 4 से 5 दिन सर्दियों में और गर्मियों में 2 से 3 दिन ढक के रखते हैं। जी। 2 से 3 दिन गर्मियों में अंकुरण हो जाता है, तो अंकुरण के पश्चात हमारी इस अवस्था में पौधा आ जाता है। बिल्कुल। देखिए अंकुरण के बाद की जो स्थिति है वो कैसी होगी वो आपको हम यहाँ दिखा देते हैं। ये दूसरी ट्रे है, हालांकि पहले से ये तैयार है, लेकिन किस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं इसको तैयार किया गया है। ये छोटे छोटे जो बीज हमने आपको दिखाया था वो डाले गए थे, अंकुरित हो चुके हैं, और उसके बाद ये नर्सरी जो है ये यहाँ बनी शुरू हो गई है। हर एक जो खाना है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटी छोटी पौध जो है वो निकल आई है, अंकुरित यहाँ हो चुकी है। 5 दिन की हमारी ये अंकुरित पौध है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये जैसा कि अजीत जी ने हमें बताया 5 दिन की ये पौध है, और उसके बाद थोड़ा सा अगर आप इंतज़ार करेंगे पौध बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद एक और पौध जो है यानी बड़ी पौध आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी 15 से 20 दिन अवस्था की हमारी पौध है। ये शिमला मिर्च की पौध है। तो देखिए शिमला मिर्च की पौध यहाँ पर हमें अजीत जी ने बताई, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी उन्नत आप देख पाएंगे। देखने से ही आपको लग रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सावधानी बरती जाती है और जो नर्सरी है उनके लिए पौध तैयार की जाती है। इसके साथ साथ ये शिमला मिर्च की पौध अभी आपने देखी, ये दूसरी यहाँ कुछ पौध है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अजीत जी जानना चाहेंगे ये किस चीज़ की पौध है? ये बैंगन की पौध है, और ये बिल्कुल ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है। जी। इस पौध को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अजीत जी ने देखिए हमें पौध जो है वो निकाल के यहाँ दिखाई है, यही वही पौध है जो पहले हमने एक बीज डाला था, उसके बाद एक छोटी सी पौध तैयार हुई, और 15 से 20 दिन के बाद ये एक पौध हमारे पास आ चुकी है। अलग अलग फसलों के लिए आप इन पौध को ले सकते हैं। शिमला मिर्च की बात की जाए, टमाटर की बात की जाए, बैंगन की बात की जाए, इस तरह के से ही जो तमाम पौध हैं वो तैयार की जाती हैं। वैज्ञानिक विधि से अगर वो अच्छे से सावधानी बरतें, किस तरीके से रोपाई करनी है ये आप देख सकते हैं। और इधर देखिए टमाटर की जो रोपाई है वो चल भी रही है। यहाँ पर ये तमाम टमाटर की पौध हैं, आप देख सकते हैं इनकी यहाँ पर रोपाई फ़िलहाल इस वक्त की जा रही है, जिससे एक अच्छी नर्सरी जो है वो तैयार हो सके और हमारे किसानों को एक अच्छी उपज यहाँ मिल सके। तो यहाँ देखिए एक बाकायदा जो दूरी है उसका भी ख्याल रखा जाता है, और ये इसलिए कि तमाम सावधानी अगर बरतेंगे तो किसानों की जो उपज है वो अच्छी हो सकेगी। अब यहाँ जो पौध है पहले उसको रख दिया गया है, आप देख सकते हैं ड्रिप विधि से इसकी सिंचाई भी की जाएगी। इसको आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर। मैं चाहूँगा इसको अगर आप हमें बताएं किस तरह से इसकी जो रोपाई है वो की जाएगी। जी इसकी पहले हम अच्छी तरीके से बिल्कुल। देखिए अभी तक आपने यहाँ पर जाना था
कि किस तरीके से पहले नर्सरी तैयार होती है। जी पाइप से पाइप और पौध से पौध जी की दूरी 60 सेंटीमीटर होती है। जी 60 सेंटीमीटर के ऊपर हम इस पौध को लगा देते हैं। उसके बाद ड्रिप के द्वारा तुरंत हम पानी से दे देते हैं। पानी देने के बाद 15 से 20 दिन के बाद जब ये पौधा बढ़ाव अवस्था में जब आ जाता है तो इसके सहायता के लिए हम रस्सी की आवश्यकता लेते हैं। ठीक है, उस रस्सी की आवश्यकता से हम जब इसका ऊपर की तरफ जब बढ़ाव बढ़ते हैं तो जो मेन तना को छोड़ के साइड वाले शाखाओं को हम साइड से समय समय पे काटते रहते हैं। जी ठीक है जी बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर रमेश जी हमें बता रहे थे अभी किस तरीके से जो रोपाई है वो यहाँ की जाती है, और आप देख सकते हैं जो पौध है आपको वो यहाँ नज़र आ रही होगी। टमाटर की ये तमाम पौध हैं और आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जानना चाहेंगे रमेश जी, जो उसकी गहराई है वो यहाँ कितनी रखी गई है, जो हमारे किसान भाई जान इसका ये गहराई जो है एक इंच रखी गई है। जी जी, और 60 सेंटीमीटर का दूरी रखी गई है और पाइप से पाइप की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी गई है। बिल्कुल। देखिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं लगातार मेहनत करते हैं क्षेत्र में जाकर, खेत में जाकर, और यहाँ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो ड्रिप का प्रयोग है कैसे किया जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं चारों तरफ जो ड्रिप के जो पाइप कहे जाते हैं, ड्रिप पाइप जो होता है बूंद बूंद पानी, ख़ासतौर से अगर मैं आपको बताऊं, और एक बाकायदा इसके लिए योजना भी केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई जिसे नाम दिया गया। यहाँ पर अगर उसका जिक्र किया जाए, बूंद बूंद पानी की बात कही जाती है, हर खेत को पानी कहा जाता है। आप देख सकते हैं दूर तक आपकी नज़र जाएगी तो आपको यहाँ ड्रिप विधि से जो सिंचाई की व्यवस्था की गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके लिए बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं उनको सारी जानकारी हो, और यही जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं। और एक बार फिर और जानकारी के लिए चलते हैं सीधा मोनालिसा के पास। जी मुकुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है किस तरह से संरक्षित खेती यहाँ पर की जा रही है, नर्सरी तैयार करने से लेकर, और किस तरह की सावधानियाँ बरती जाती है। आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। नीलम जी हमें बताएं कि संरक्षित खेती के तहत किस किस तरह की संरचनाएं हैं जिसे तैयार की जाती है। देखिए, संरक्षित खेती में कई तरह की संरचनाएं हैं जिनको किसान भाई अपने यहाँ लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है जिसको बोलते हैं पाली हाउस, या किसान भाई हमारे इसको ग्रीन हाउस भी कहते हैं। एक तो हो गया ये पाली हाउस या ग्रीन हाउस में, इसमें जो कवरिंग मटेरियल है, मतलब जिसको ऊपर से कवर करते हैं, उसमें ज़्यादातर पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है। और जो दूसरे तरह का एक संरचना है जिसको कहते हैं शेड नेट हाउस। शेड नेट हाउस का मतलब है कि जो हमारी सूर्य की रोशनी आ रही है उसको हम कट करेंगे और अंदर पौधों के अंदर थोड़ी सी छाया रखेंगे। इसमें हम नेट का इस्तेमाल करते हैं, इनको शेड नेट हाउस बोलते हैं। तीसरा तरह का जो ज़्यादा के हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस। इंसेक्ट पेस्ट मतलब जो छोटे ऐसा इस तरह का नेट का प्रयोग करें हम कि जो बाहर से हमारे इंसेक्ट पेस्ट या जो बीमारी पैदा करने वाले हमारे कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, वो उसके अंदर ना जा सके। एक वो हो गया। एक है जो सबसे लो कास्ट है, मतलब कम लागत, वो है कि वॉकिंग टनल टाइप बना लें, पाइप मोड़ के गोल गोल करके वॉकिंग टनल है। और आप इसमें किसान भाई इसमें खेती करके उसको उठा के भी रख सकते हैं और दोबारा फिर लगा सकते हैं। और इस सब के बावजूद भी एक लो टनल आती है, बिल्कुल छोटी सी, उसकी ऊंचाई लगभग आपकी होगी 1.25 मीटर और उसकी चौड़ाई लगभग रखते हैं 1.25 मीटर के लगभग। उसको क्या करते हैं, जैसे इस वक्त हमें कद्दू वर्गी कोई सब्जी लगानी है जो कि हमारे खुला खेत में किसान लगाते हैं फरवरी और मार्च में, लेकिन हमारे कुछ किसान इस ठंड के मौसम में यही छोटी छोटी लो टनल बना लेते हैं और उसके अंदर हमारे कद्दू वर्गी सब्जियों की बुआई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको फसल अगेती मिल जाती है। और जो हमारा वातावरण है, इस वातावरण में हम तापमान को अंदर बढ़ा लेते हैं और तापमान बढ़ने के साथ साथ अंदर हमारी लाइट भी अच्छी रहती है और पौधों को हम सारा वो कुछ दे पाते हैं जो उनको चाहिए। तो ये 4-5 तरह के हमारे संरचनाएं हैं जिनको हम संरक्षित खेती में फसल के अनुसार और वातावरण के अनुसार इनका चुनाव करते हैं। बिल्कुल। हसन साहब, हमें ज़रा विस्तार से बताइए कि संरचना का चुनाव किन किन बातों पर निर्भर करता है। जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि ग्रीन हाउस संरक्षित खेती में जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है, इन सभी संरचनाओं की अपनी विशेषताएं हैं। और सभी संरचनाओं में सबसे जो मुख्य बात है वो है कॉस्ट, लागत। जो सबसे साधारण टाइप का जो ग्रीन हाउस है जो किसान के खेत में लगता है, इसे हम नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस कहते हैं। इस ग्रीन हाउस में किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है और
इस ग्रीन हाउस का जो सरकार ने जो इसका लागत रखा है वो लगभग 850 से 900 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। इसका अर्थ ये होता है कि 1000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस को बनाने के लिए किसान को लगभग टोटल जो खर्च मार्केट लागत आता है 8.5 से 9 लाख रुपया। इसके ऊपर इस तरह की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में आज सब्सिडी उपलब्ध है और ये सब्सिडी लगभग 50% से शुरू होती है और लगभग 80 से 90% तक है। तो सबसे पहले लागत हो जाती है। दूसरी जो संरचना है जिसे हम इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस कहते हैं, इस तरह के नेट हाउस में कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। और जैसा इंचार्ज महोदय ने कहा कि इसमें जो एक हम खास तरह की नेट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंसेक्ट प्रूफ नेट कहते हैं, और ये नेट क्या होता है, ये लगभग 30 से 40 माइक्रोन की नेट होती है और यूवी स्टेबलाइज्ड होती है। ये नेट किसी भी कीड़ों को मकोड़ों को अंदर नहीं जाने देता है। इस तरह की संरचना का जो कॉस्ट होता है ये लगभग 300 से 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो ये काफ़ी मुनाफे के लिए किसान के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें लागत कम होती है और इसमें जैसा मैंने बताया 1000 वर्ग मीटर का जो खर्चा है मार्केट खर्चा वो लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए है और इस स्ट्रक्चर पर भी लगभग 50 से लेकर के 80-90% तक सब्सिडी उपलब्ध है। अगर किसान बिल्कुल ही चाहे कि वो बिल्कुल ही कम खर्चा करे तो लो टनल, वॉकिंग टनल, बिल्कुल छोटे से छोटा स्ट्रक्चर्स और वो सब स्ट्रक्चर्स अगर किसान इवन 100 स्क्वायर मीटर का बना ले तो वो 40 से 50 हज़ार रुपये में भी किसान अपने स्तर पर बना सकता है और उसमें शुरुआत कर सकता है। कहाँ से उपलब्ध हो सकती है किसानों को? आज के युग में जो ग्रीन हाउस बनाने के लिए जो मटेरियल है ये मुख्यतः जो इसका ढांचा बनता है ये जीआई पाइप से बनता है या प्लास्टिक पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर कोई रिमोट एरिया है जहाँ की बैम्बू वगैरह होती है वहाँ पर बैम्बू का भी इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। तो जीआई पाइप, प्लास्टिक पाइप, बैम्बू एज ए स्ट्रक्चर ये पूरे देश में आजकल लगभग सभी जगह उपलब्ध है। दूसरी बात आती है कि जो इसकी कवरिंग मटेरियल होती है ये बड़ी ध्यान देने की बात है। इसमें जो प्लास्टिक होगी, नेट होगा, शेड नेट होगा, जाली होगी, ये सब की अपनी अपनी विशेषता है। और लेकिन अच्छी बात ये है कि आज के देश युग में ये सभी चीज़ मार्केट में उपलब्ध है, बस किसान को थोड़ा सा जागरूक रहना है और सरकार ने इस तरह के स्ट्रक्चर को कि अच्छा बने, उसकी गुणवत्ता रहे, तो इसके लिए इसमें BIS सर्टिफाइड कर दिया है। हर चीज़ का BIS सर्टिफिकेशन है तो किसान उससे अगर उसको अपनाएंगे तो उन्हें अच्छी स्ट्रक्चर बन जाएगी। बिल्कुल, तो ये सारी जानकारी बस किसानों को होनी चाहिए। प्रवीण जी, आप भी हमें ज़रा बताएं कि अगर किसी को संरचना तैयार करनी है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर पर सिंचाई की व्यवस्था जब उसके अंदर करनी है तो फिर किस तरह की सिंचाई की व्यवस्था उन्हें करनी होती है? देखिए, संरचनाओं के बारे में डॉक्टर हसन साहब ने बताया कि विभिन्न तरह की संरचनाएं हैं और उनमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है और किस तरह उनमें जो कम खर्चे वाली जो मटेरियल है उसको इस्तेमाल करके उनको बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सिंचाई का सवाल है, अधिकतर स्ट्रक्चर्स में जितने भी संरक्षित स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम या तो ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिप लाइंस जो हैं उनको डालते हैं, या फिर नहीं तो हम उनमें साथ ही फॉगर्स का इस्तेमाल करते हैं जो ऊपर से फव्वारा द्वारा सिंचाई की जाती है, तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रिप, इससे क्या पानी की बचत हो जाती है? जी, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत। जैसे ड्रिप का अगर इस्तेमाल करते हैं और आप खुले खेत से देखें तो करीब 60-70% पानी की जो है वो बचत होती है। और जो ड्रिप का है कि ड्रिप विभिन्न लाइंस उसकी आती है माप की, तो जो उसमें होता है कि कोई ड्रिप जो है वो 30 सेंटीमीटर पे उसमें नोजल ड्रिप लगा होता है पाइप में, और उसकी अलग अलग क्षमता भी होती है कि वो 2 लीटर पानी डिस्चार्ज करेगी या 4 लीटर पानी डिस्चार्ज करेगी। तो हमारा जो 2 लीटर प्रति होल जो ड्रिप है प्रति घंटा एक घंटे में 2 लीटर पानी उसमें डिस्चार्ज करेगी। तो इस तरह की जो ड्रिप इनबिल्ट जो इनलाइन ड्रिप सिस्टम है तो उस ड्रिप को लगा सकते हैं और या फिर फागर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो काफ़ी सारे तकनीकी ज्ञान की इसमें ज़रूरत होती है। नीलम जी, किसान ये तकनीकी ज्ञान, ये प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, मैं पहले आपकी सवाल का जवाब देने के पहले मैं जो डॉक्टर हसन को आपने सवाल पूछा था मैं उसको थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहती हूँ। जी, ज़रूर। कि किसान ये कहाँ से ले, तो हमारे देश में एक MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक मिशन चल रहा है। उस मिशन के तहत हमारे किसान भाइयों को अनुदान मिलता है और कौन सी कंपनी
ये स्ट्रक्चर्स बना के BIS स्टैंडर्ड के अनुसार बनाएगी, उसके लिए सारी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पंजीकरण कर रखा है। तो जो किसान भाई हमारे जिस राज्य से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अपने राज्य में, उनके राज्य में कौन कौन सी कंपनियों का पंजीकरण है, सिर्फ उन्हीं से ये स्ट्रक्चर अपने यहाँ बनवाएंगे, क्योंकि उन कंपनियों को गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि उसकी जो लाइफ है वो इतनी होनी चाहिए कि किसान इतना पैसा लगाएगा तो उसमें गुणवत्ता का मटेरियल लगा हो, और दूसरा है क्योंकि किसान को अनुदान मिलेगा। तो अगर हमारे किसान भाई उन्हीं पंजीकृत कंपनियों से सिस्टम, ये पूरा ढांचा बनवाएंगे, सिस्टम लगवाएंगे, तभी उनको अनुदान मिलेगा। और तीसरा है कि इन कंपनियों पर किसान ने क्वालिटी चेक करने के लिए राशि अलग अलग होती है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारी केंद्र की सरकार ने है, उन्होंने अपना हिस्सा 50% फिक्स कर दिया है। लेकिन इसके आगे हमारी राज्य सरकारों को कह दिया है वो अपने यहाँ के किसानों को कितना सहायता देना चाहते हैं, उसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि आपके यहाँ किसान गरीब हैं और वो किसान इन तकनीकों को अपना करके अपना स्तर सुधार सकते हैं, तो आप ज़्यादा अनुदान 50% के अलावा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं जो बता रही थी कि इन कंपनियों का पंजीकरण करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि वो कंपनियों से सरकार ने कुछ पैसा एक डिपॉजिट करा लिया है अपने पास, उससे कि जैसे कि किसानों को कल को कोई क्वालिटी मटेरियल ना लगाएं और किसान को कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जो कंपनियां अपनी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करी है राज्य सरकार के पास, उससे उनकी भरपाई की जा सके। बिल्कुल, यानी कि अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई के लिए व्यवस्था की गई है। दूसरा एक आपने पूछा था, उसको मैं सप्लीमेंट करना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर्स कहाँ पर लगता है। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जितने हमारे जो हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स हैं जिन पे हम ज़्यादा ये मुनाफा कमा सकते हैं और जिनके मार्केट में दाम अच्छे हैं, वहाँ पर हम ज़्यादातर जो बढ़िया वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जो हायर एंड कास्ट स्ट्रक्चर हैं, उन पे जाते हैं। और जो हमारी थोड़ी सी कम वाली सब्जियाँ, कम गुणवत्ता वाली सब्जियाँ हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू उतनी नहीं है, जैसे मैंने बताया था अभी कद्दू वर्गी लो टनल में, तो क्यों लो टनल की कीमत बहुत कम है, लेकिन जहाँ खीरा है, जैसे हमारा टमाटर है, शिमला मिर्च है, जिसका कि हमें दाम बहुत अच्छा मार्केट में रहेगा, तो इसमें हम जो डॉक्टर हसन ने बताए थे कि जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, उन सब में जाते हैं। तो आपकी सब्जियों से आपको मुनाफा कितना हो रहा है, उसके अनुसार ही आपको स्ट्रक्चर चुनना है। अब आपका सवाल, बहुत ही समझदारी से काम लेना है, बस कुछ जानकारियां हैं, जो जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप आसानी से संरक्षित खेती कर सकते हैं और लाभ आप कमा सकते हैं। और रही बात प्रशिक्षण की और बाकी किस तरह की समस्याएं हो सकती है जिनसे बचने की ज़रूरत होती है, उन तमाम बातों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें हमारे साथ। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज हम चर्चा कर रहे हैं संरक्षित खेती की, और एक बार फिर से हम चलते हैं अपने सहयोगी मुकुल शर्मा के पास, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग सब्जियों की संरक्षित खेती की जा रही है और जिससे बेहतर उत्पादकता हासिल की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जानकारी आपको हम दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी हो, खेत से आप लगातार हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम संरक्षित खेती की बात करते हैं और तमाम ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, जो फसल है काफ़ी अच्छी यहाँ हो रखी है, खीरे की अगर बात की जाए, टमाटर की भी फसल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लगी हुई है, लेकिन इसके लिए किन किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी सर्दी का भी मौसम है, किस तरीके से उन बातों का ख्याल हमारे किसान रखें जो पैदावार उनकी अच्छी हो सके संरक्षित खेती में? संरक्षित खेती में सर्वप्रथम हम इस टाइम देखते हैं कि जनवरी का महीना है, बाहर का तापमान काफ़ी कम है, और जब हम इसको ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर या पॉली हाउस में किसी भी फसल को लगाते हैं तो अंदर का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। ये हमारा नेचुरल वातानुकूलित ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है, इसको हम पॉलीहाथीन से चारों तरफ से कवर कर देते हैं, जिससे इसके अंदर का तापमान मेंटेन रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको तापमान जो है वो बना रही है, आप हमें बता रहे हैं, लेकिन कितना, एक अगर हम बात करें संतुलित जो तापमान है, एक सामान्य तापमान जो है वो कितना रखना चाहिए?
इस समय फसल के लिए स्पेशली यदि हम खीरे की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यही इस समय टमाटर के लिए है। तापमान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि टेम्परेचर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो जो हमारे यहाँ फूल बनता है, फूल के बाद उसमें परागण नहीं होता है। इसलिए टेम्परेचर को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के अंदर टेम्परेचर और आर्द्रता है। यदि आर्द्रता और टेम्परेचर यदि कम हो गया तो हमारा ये फ्लावरिंग से फ्रूट बनना संभव नहीं है। यानी उतना जो हमारा जो फल बनेगा, देखिए उसकी मात्रा इतनी नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी हमने यहाँ जो खीरा है वो यहाँ देखा और इसके आगे टमाटर भी जैसा लगातार आपको बता रहे हैं, इनको बांधा गया है। और अक्सर हम देखते हैं जो किसान भाई हैं उनके खेतों में नीचे जो बेल है वो हमको नज़र आ जाती है, लेकिन यहाँ बाकायदा इनको बांधा गया है। इसकी क्या प्रमुख वजह है? इसकी प्रमुख वजह है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके 15 से 20 दिन बाद जैसे ही पौधा हमारा सर्वाइव करने लगता है तो हम पौधे को सहारा देते हैं। जहाँ पौधे को रस्सी के बाद सहारा देते हैं और मुख्य तने को रखते हैं, बाकी जो भी साइड में ब्रांच निकलती हैं उनको हम काटते जाते हैं और मुख्य तने को ऊपर की ओर बढ़ाते जाते हैं। इससे क्या है कि पौधा ऊपर की तरफ जाता है और फ्रूट जो लगते हैं वो अच्छे से लगते हैं, वो पौधा गिरता नहीं है। किसान के यहाँ क्या होता है कि पौधा गिर जाता है तो जो फूल उसमें दब जाते हैं, हवा एरेसा नहीं होता तो उन्हें पॉलिनेशन नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर भी अफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। बिल्कुल, जो उत्पादन है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। और यहाँ देखिए टमाटर का जो पौधा है, पौधा नहीं बल्कि आप देख पा सकते हैं कितना लंबा ये आपको नज़र आएगा। आगे और भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जो अगर हम इसके यहाँ बात करते हैं तने की, तो हम देख पा रहे हैं कि शायद इसकी जो कटाई है वो की गई है। किस वजह से ये कटाई की जाती है और इसका किस तरह का असर जो है वो हमारे पौध पर, फसल पर पड़ता है? हाँ, मुख्य तने को हम इसलिए रखते हैं कि जो भी साइड में जो ब्रांच आती है यदि हम उनको भी लेके यदि प्रोडक्शन करेंगे तो जो नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे फल की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और यदि साइड ब्रांच रहती हैं तो प्लांट की अपनी हाइट से कम रह जाता है, उतना नहीं बढ़ पाता, ना ही उतना न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाता है। इसलिए हम साइड में जो भी ब्रांच निकलती हैं उनको निकालते जाते हैं और जैसे ही प्लांट बड़ा होता जाता है हम उसको रस्सी से सहारा देते जाते हैं और इसकी हाइट हम 20 से 25 फीट तक ले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए 20 से 25 फीट ये यहाँ पर अनिल जी हमें बता रहे हैं। और आपको शायद सुनकर ये यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, मेरी हाइट से ज़्यादा के जो पौधे हैं टमाटर के वो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए इन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से बांधा जाता है और यहाँ पर लगातार निरीक्षण किया जाता है। और उसके बाद अनिल जी इनको बांध भी रहे हैं जिससे ये सीधे रहें। और बढ़वार देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग किस्म जो है वो आपको टमाटर की यहाँ नज़र आ रही होगी। हालांकि देखने में ये काफ़ी आपको सुंदर भी लगेगी, कहीं ना कहीं आकर्षक, जो भी इसको देखेगा आकर्षण के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन ये वाकई एक टमाटर है। लेकिन कौन सा टमाटर है ये हम यहाँ पर अनिल से पूछेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग किस्में हैं, कितने अच्छे से हो सकती हैं। और ये शायद वही है जिसकी बात हम कर रहे थे, जो टमाटर है 20 से 25 फीट। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी जो इसकी शाखाएँ हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, लताएँ जो हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप एक छोर से शुरू करते हैं उसके बाद दूसरा जो छोर है उसके लिए आपको अपनी जो गर्दन है वो काफ़ी ऊपर तक आपको उठानी होगी। उसके बाद ही आप देख पाएंगे इसका जो छोर है वो कहाँ ख़त्म होता है। और ये देखिए इसमें यहाँ पर सिर्फ बढ़वार नहीं बल्कि अगर हम बात करते हैं फलों की, फल भी काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं इन पर लगे हुए हैं। लेकिन किस वजह से आखिर ये जो फल हैं इतने ज़्यादा यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, कौन सी ये वैरायटी यानी किस्म है, ये हम यहाँ पर जान लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी जानना चाहेंगे, जो टमाटर हम देख पा रहे हैं जैसा आपने कहा था 20 से 25 फीट लंबे, और मेरे को ऐसा लग रहा है शायद उससे भी ज़्यादा लंबे जो पौधे हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि संरक्षित खेती ये है, सावधानी वाली खेती है, पूरा ख्याल यहाँ रखा जाता है और उसी का नतीजा परिणाम जो है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कौन सी किस्म है, अगर आप हमें बता पाएँ। ये पूसा चेरी है, ये हमारे संस्थान से डेवलप हुई वैरायटी पूसा चेरी। ये चेरी टमाटर ये साइज में इतना ही रहता है, ये सलाद के रूप में खाया जाता है और इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, तो देखिए ये इसका जो आकार है आपको इतना ही नज़र आएगा, ये और ज़्यादा इसमें बढ़वार नहीं होगी। चेरी टमाटर जो किस्म है, यहाँ जो विशेषज्ञ हैं, तकनीकी अधिकारी हैं, इन्होंने हमें बताई चेरी टमाटर इसको कहा जाता है। और भी थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो और ज़्यादा जो टमाटर के यहाँ पर पौधे हैं उन पर जो फल है वो आप देख पाएंगे कितनी भारी मात्रा में जो फल है वो इन पर आया हुआ है। ज़ाहिर तौर पर आप देख सकते हैं यही वो है जो फल है जो उसके बाद बाज़ार में जाता है, मंडियों में जाता है और इससे हमारे किसानों को मुनाफा भी होता है, दोगुनी आमदनी तक उनकी हो सकती है। अगर आप
संरक्षित खेती करते हैं, इससे मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे किसानों को, लेकिन इसके लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखेंगे, खासतौर से जब हमारे किसान मार्केट का रुख करते हैं, बाज़ार का रुख करते हैं, बाज़ार में पहुँचते हैं। और ये पौधा भी आप देख सकते हैं कितना लंबा है, लेकिन कई टमाटर जो है हम कह सकते हैं कि लबरेज ये यहाँ नज़र आ रहा है हमें, जो पूरा पौधा। अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर इस वाले किस्म की हम बात करें, कौन सी ये किस्म है और किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो अगर इन किस्मों का चयन करते हैं उनको बेहतर दाम मिल सकते हैं बाज़ार में? संरक्षित खेती में सबसे पहले किस्म का तो अच्छी ख्याल रखना ही पड़ता है। जो भी किस्म हम ग्रो करते हैं वो कितनी अच्छी से होती है। तो हमारे यहाँ जो उगाया गया है वो हमारे संस्थान में GS 600 किस्म पूसा टमाटर की ये लगाई गई है। तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो क्लस्टर वाइज फ्रूट सेटिंग होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है और फ्रूट का साइज़ भी अच्छा रहता है। यदि आप ओपन कंडीशन में कोई भी चीज़ ग्रो करते हैं तो न फ्रूट का साइज़ इतना बड़ा हो पाता है, यदि फ्रूट का साइज़ इतना बड़ा होता है तो शाइनिंग नहीं आती है। बिल्कुल, यहाँ पर यानी जो गुणवत्ता है वो नहीं आ पाती, लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम अपने किसानों के हितों की, क्योंकि लगातार बात करते हैं किसान हित की, अगर उनके हिसाब से मैं बात करूँ, सामान्य तौर पर जो हमारे किसान टमाटर की फसल पैदा करते हैं और ये जो किस्म हम यहाँ देख पा रहे हैं टमाटर की, अगर इसकी बात की जाए, दोनों को अगर हम बाज़ार में ले जाते हैं तो जो मुनाफा है कितना प्रतिशत तक हमारे किसानों का बढ़ सकता है? सामान्यतः किसान जो टमाटर की फसल उगाते हैं वो 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाती है और जो हम इसमें ग्रो करते हैं ये फसल को हम 9 से 10 महीने तक ले जाते हैं और 10 महीने तक ये कंटिन्यू प्रोडक्शन देती है। तो एवरेज हम एक प्लांट से 10 से 12 किलो तक टमाटर ले लेते हैं। दूसरा कि जब हम इसको मंडी में ले जाते हैं, बाज़ार में ले जाते हैं, तो इसमें जो चमक रहती है वो किसान के टमाटर से कई ज़्यादा रहती है जो संरक्षित में किसान उगा रहे हैं। उसके अलावा इस टमाटर की स्टोरेज कैपेसिटी, जिसे लाइफ बोलते हैं, वो ज़्यादा रहती है, लाइफ सेल। आप इसको तोड़ने के बाद 1-2 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं, जिससे कि आपका ये टमाटर अच्छा रहेगा। और इसको तोड़ने की विशेष सावधानी ये रहती है कि ये हल्का इस तरीके का कलर जब हो जाए तो इसे तोड़ लेते हैं। इससे का 1-2 दिन तक ये रहेगा, उसके बाद मंडी में जाता है। अक्सर किसानों के यहाँ क्या होता है कि खेत में ही फल पक जाता है, जिसकी वजह से वो यदि मार्केट में ले भी जाते हैं और 1-2 दिन उनको वहाँ कुछ समस्या बड़ी है मंडी में, तो उनको अच्छे से रेट नहीं मिलता है। तो यही मान सकते हैं अच्छा दाम जो है वो किसानों को देखिए मिल सकता है। और ये जो चमक की बात कही जा रही है, जो आपका फल है टमाटर का, उस पर चमक बरकरार रहेगी। और फल पे अगर आपके यानी फल है या सब्जी है उस पर चमक बरकरार है, ज़ाहिर तौर पर उससे मुनाफा भी आपको अच्छा मिलेगा और उसके साथ साथ जो हमारे किसान हैं उनके भी चेहरे पर चमक हमेशा बरकरार रहेगी। जी मुकुल, शुक्रिया सभी जानकारियों के लिए। और कई समस्याएं भी किसानों के सामने हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए बात कर लेते हैं प्रशिक्षण की बात। ब्रेक पर जाने से पहले हमने की थी नीलम जी से, उसका जवाब ले लेते हैं कि प्रशिक्षण बेहद ज़रूरी है, एक तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है। अगर संरक्षित खेती किसान करना चाहते हैं तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं प्रशिक्षण? जैसे कि किसान भाई अभी देख रहे हो कि उन्होंने नर्सरी बनाना सीख दिखा, कैसे बनाई जाती है, फिर कैसे लगाते हैं फसल, उसकी जानकारी, कैसे सिंचाई करेंगे और कैसे उनमें क्या खाद देंगे, उसका घोल कैसे बनाएंगे, उसकी जानकारी। और दूसरा बात है कि स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कैसे करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन सब की जानकारी किसान भाइयों की होना बहुत आवश्यक है। अगर इसकी इन जानकारियों के बिना वो काम करना शुरू करेंगे तो उनको बहुत मुश्किलें आएंगी। तो हम जो भी हमारे किसान भाई इस तरह की खेती में आना चाहते हैं, वो किसान भाई अगर हमारे जहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पास के रहने वाले हैं तो आप यहाँ के प्रशिक्षण निःशुल्क हम देते हैं किसानों को। और अगर आप नहीं यहाँ आ सकते हैं तो आपके पास में कोई अगर एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय हो, इसके अलावा कोई KVK हो, और अगर ये सब भी ना उपलब्ध हो तो आप अपने जो राज्य सरकार के जिला उद्यान अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी से आप संपर्क करें। उनके पास भी आत्मा प्रोग्राम में उनके पास पैसा रहता है तो किसानों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की वहाँ से सुविधा हो जाती है। लेकिन किसान भाई प्रशिक्षण को जरूर लें, तभी इस पर आगे कदम रखें, बिना जाने समझे, क्योंकि नई तरह की खेती है, आधुनिक खेती है और इसमें आपके पैसे भी लगे होते हैं। तो आपको अगर इससे फ़ायदा लेना है, मुनाफा कमाना है और इसको बिजनेस की तरह लेना है तो इसकी सारी जानकारी होनी आवश्यक है। बिल्कुल, तो इसे एक व्यवसाय के तौर पर ही लेना चाहिए, क्योंकि लागत आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उससे ले पाए। तो ऐसे में हमें प्रवीण जी ये बताएं कि किन फसलों का चुनाव करे किसान ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उससे ले पाए।
देखिए, फसल का और जो फसल की प्रजातियां हैं उनका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पॉली हाउस के अंदर हम मुख्यतः टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा की फसलें उगाते हैं, लेकिन टमाटर में हम अधिकतर इनडिटर्मिनेट जो प्रजातियां हैं जो कि लगातार बढ़ने वाली होती हैं। टमाटर में दो तरह की प्रजातियां होती हैं, एक तो डिटर्मिनेट होती हैं, दूसरी इनडिटर्मिनेट होती हैं। तो डिटर्मिनेट जो प्रजातियाँ होती हैं वो 2.5-3 फीट तक बढ़ती हैं, लेकिन जो इनडिटर्मिनेट प्रजातियाँ होती हैं वो 18-20 फीट तक चली जाती हैं। तो हम उन प्रजातियों का चयन करें, और उनमें मुख्यतः जो 3 प्रजातियां हैं जो भारत में हम लोग उत्तर भारत में ज़्यादा उनको लगाते हैं। जैसे एक तो GS 600 है, दूसरी हिमसोना है और हिमशिखर है। ये 3 प्रजातियां टमाटर में हैं, इनको हम लगाते हैं। दूसरा खीरा एक ऐसी फसल है जो पॉली हाउस के अंदर और बाहर दोनों में लगाई जाती है, लेकिन दोनों की प्रजातियां अलग अलग होती हैं। जब आप पॉली हाउस के अंदर प्रजातियां लगाते हैं तो हम इनमें जो गाइनोसियस पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड्स हैं, जिनमें कि आपको परागण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उन प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जो हमारी दूसरी सामान्य प्रजातियां हैं, अगर आप उनको अंदर लगा देंगे तो वो लग तो जाएंगी, लेकिन उनमें फलन और पुष्पन और फलन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी, परागण नहीं होगा, इसलिए फल नहीं बनेगा। तो अगर बनेगा भी बहुत छोटा और वो जल्दी ही झड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसी प्रजातियों का चयन करें। तो इनमें कियान है, हिल्टन है, सेटिस है, अबीबा है, डिफेंडर है, ये जो अधिकतर आयातित प्रजातियां ही हैं। इसमें हमारी पूसा पार्थेनोकार्पिक 1 एक हमारी पूसा संस्थान की प्रजाति भी है, उसको भी लगा सकते हैं। तो ये जो पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड्स हैं इनको हम अंदर लगाते हैं। और शिमला मिर्च में 2 तरह की शिमला मिर्च है, एक हरी शिमला मिर्च होती है और एक दूसरी जो हमारी रंगीन शिमला मिर्च होती है। तो जब हम ओपन फील्ड में खेती करते हैं तो अधिकतर हम हरी शिमला मिर्च को लगाते हैं, लेकिन जब हम पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं तो हम कलर्ड शिमला मिर्च, चाहे वो लाल हो या पीली हो या हरी, तो उन प्रजातियों को लगाते हैं। इसमें इंदिरा है, बॉम्बी है, ओरेविले है, तो स्वर्णा है। इस तरह की जो हमारी प्रजातियां हैं हम उनका चयन करते हैं, क्योंकि ये प्रजातियां एक तो अच्छा उत्पादन देती हैं और पॉली हाउस की जो परिस्थितियां हैं उसके बिल्कुल अनुकूल हैं। जी बिल्कुल। तो इन प्रजातियों का चयन यहाँ पर हमें ये बताएं कि जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि लागत काफ़ी आती है इस तरह की खेती में, और किसानों से भी हमने सुना कि उनकी समस्या ये है कि वाजिब मूल्य उनको बाजार में नहीं मिल पाता है, तो अच्छे भाव उनको मिल पाए, इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसान जब इस तरह की खेती में मेहनत करके अच्छी फसल उत्पादन ले लेते हैं तो उसके बाद सबसे मुख्य विषय आता है वो मार्केटिंग का आता है। मार्केटिंग में सबसे अच्छा स्टेप ये हम लोगों ने पाया है कि अगर किसान अकेले ना होकर के 4-5 किसान मिल जाएं और अपने आपस में मिल करके जो अपनी फसल है उसको एक जगह इकट्ठा करके किसी अच्छे अप मार्केट में, रिटेल शॉप में, मॉल में, होटल्स में, इस तरह के जो बहुत सारे आजकल केंद्र हैं आजकल के ज़माने में, हर जगह में टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बहुत सारे होटल्स बहुत जगह हैं, मॉल्स बहुत सारे आ गए हैं। तो इस तरह का अगर किसान ये करेंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है कि इसमें एक नियंत्रित मात्रा चाहिए और उसकी सालों भर सप्लाई चाहिए उनको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसान क्या करे कि वो अपने एक ग्रिड में लगाए कि 4-5 किसान मिल के ये लगाए, और अगर 4-5 किसान का ग्रीन हाउस एक साथ नहीं भी हो तो वो आपस में इस तरह की व्यवस्था करें कि उनका जो भी प्रोड्यूस निकले वो एक साथ निकल आए और उसको फिर वो एक साथ जमा कर करके वो इस तरह के आजकल बहुत तरह के रिटेल शॉप है और बहुत किसान इस तरह का अगर सारा व्यवस्था करें खुद भी इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस में जो भी फसल होगी वो गुणवत्ता वाली होगी, आकर्षक होगी, और उससे जो हमारी जन समुदाय है उसके लिए अधिक ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि आजकल के युग में सभी लोग हम लोग को चाहते हैं कि हम पौष्टिक तत्व मिले और वो गुणवत्ता वाली चीज़ मिले। तो मार्केटिंग के लिए तो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और नीलम जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो संरक्षित खेती है जिसे आप कहती हैं कि एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहिए किसानों को, किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ सकती हैं और आप सुझाव क्या देंगी उन्हें ताकि इस व्यवसाय को अपनाएं और लाभ कमाएं? देखिए, जो किसान भाई संरक्षित खेती पे जाना चाहते हैं, पहले बात तो उनका जहाँ पर वो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं संरचना, उसका चुनाव सोच समझ के करें। जैसे कि हमने शुरू में कहा था, मिट्टी पानी की जांच कराएं। जांच कराने के अलावा अगर वो पाएँ कि हाँ ये जगह सबसे अच्छी है, तभी उसका वहाँ पर उस स्थान को फाइनल करें। ये सब जब फाइनल कर लेते हैं तो इसके बाद उनको एक जो अच्छी कंपनी है जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड हो, आपके यहाँ पंजीकृत हो, उसका चुनाव करें। और जो तीसरा है इम्पॉर्टेंट, जब आपके यहाँ स्ट्रक्चर्स लगे तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे कम लागत वाले हों चाहे ज़्यादा लागत वाले हों, उनको आप ज़रूर देखें, वो सारे BIS स्टैंडर्ड के अनुसार हों।
और चौथा है जब आपके यहाँ स्ट्रक्चर्स का पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो इसको मेंटेन करने का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आप स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बना हो लेकिन अगर आप इसको रेगुलर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल रहेगी। किसान भाइयों का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाए तो इसको मेंटेन करने के लिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपका तापमान ज़्यादा है तो आपके जो चारों तरफ आपके पर्दे हैं, कर्टेन हैं, इनको उठाना पड़ेगा। और दूसरा है फागर्स की जो बात करी थी कि फागर्स लगे होते हैं, आपको फागर्स को चलाना पड़ेगा। तो फागर्स को चलाने से क्या होगा, जो अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आर्द्रता है वो हमारी बढ़ जाती है, जो कि हमारे पौधों के लिए अनुकूल रखनी पड़ती है। दूसरा है जैसे कि आप अभी आजकल ठंड का मौसम है और किसान भाई हमारे संरक्षित खेती कर रहे हैं तो उनको क्या होगा कि जो शाम को जाएंगे तो उनको चारों तरफ के पर्दे बंद करने पड़ेंगे और सुबह आके उनको पर्दे उठाने पड़ेंगे। तो ये सब स्ट्रक्चर्स के मेंटेनेंस में है कि तो ये सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है इस कार्यक्रम के दौरान। नीलम जी, प्रवीण जी, हसन साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संरक्षित खेती के बारे में आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह के फायदे इसके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। और हाँ, जानकारी ज़रूर अपने पास रखें, प्रशिक्षण ज़रूर ले लें और उसके बाद अगर संरक्षित खेती आप करते हैं तो उसके कई फायदे आपको मिलेंगे। मिट्टी की जो सेहत है वो बनी रहेगी, अच्छी उत्पादकता मिलेगी और बाजार भाव भी अच्छे मिलते हैं। बहरहाल इसी के साथ विचार विमर्श के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और विषय पर फिर हम करेंगे चर्चा। तब तक के लिए बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।